Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is CA अंजलि भक्कड़ और हम लोग देख रहे हैं हमारे CA इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 12 रजिस्ट्रेशन देखने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये नोट्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड नोट्स ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक वीडियो रीच हो सके। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन, चैप्टर नंबर 12 रजिस्ट्रेशन। जीएसटी लॉ में जो सप्लायर होता है, जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो सप्लायर है, उसे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अंडर जीएसटी लॉ सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। हर स्टेट में सपोज मैं हूं ए बी। ठीक है, अब मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। अगर मेरा जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हर जगह है, तो मुझे हर स्टेट के लिए डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या मैं ये हर सबके लिए एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकती हूँ? नहीं। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में। ठीक है, सप्लायर हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई स्टेट है, सपोज मैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हूँ। ठीक है, अब गुजरात में मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, राजस्थान में टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, महाराष्ट्र में मैं एग्जम्प्ट सप्लाई कर रही हूँ और एमपी में भी मैं एग्जम्प्ट सप्लाई कर रही हूँ। तो क्या मुझे अब मैंडेटरीली चारों स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं। जिस स्टेट में मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, उसी स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है। महाराष्ट्र में जहां मैं एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ और मध्य प्रदेश जहां मैं एग्जाम सप्लाई कर रही हूँ, यहाँ मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी में। ठीक है, सप्लायर हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, प्रोवाइडेड क्या कंडीशन क्या है? हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, एग्रीगेट टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो अगर मेरी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है? जितनी भी प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा अगर मेरा टर्नओवर हो रहा है, तो जिन भी स्टेट्स में मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, उन स्टेट्स में मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दस ही इज नॉट रिक्वायर्ड, ही कौन? सप्लायर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही मेक्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। कोई सप्लाई अगर मैं कर रही हूँ किसी गुड्स का या सर्विस का जिसपे टैक्स नहीं लगता, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जाम्प्ट सप्लाई है, तो मुझे उस स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही मेरा टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो गया हो, आई डोंट हैव टू टेक अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन दैट स्टेट। इंपॉर्टेंट वाली डेफिनेशन देखेंगे, बाकी आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट टर्नओवर। इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट टर्नओवर। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्रीगेट टर्नओवर जो है, इसके बेसिस पे ही आप डिसीजन लोगे कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो या नहीं हो। एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते आना चाहिए। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा, मतलब क्या आप प्लस करोगे, और क्या एक्सक्लूड होगा, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या माइनस करोगे। वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, भले वो चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जम्प्ट हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विस, या फिर आप कोई इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एग्रीगेट टर्नओवर में
तो अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, सब कुछ एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। और एग्रीगेट टर्नओवर जो है आपका ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं हूं कौन? मैं हूं एबी, ठीक है। मैं हूं कौन? एबी। मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, मैं राजस्थान में हूँ, ठीक है। ऐसे 3 अलग अलग स्टेट्स में मेरा जो बिजनेस है वो है, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है कि हर स्टेट के लिए आपको डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इतना तो पता है। लेकिन जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, तो ये जो एबी है, एबी का पैन नंबर तो ऑल इंडिया बेसिस पे एक ही पैन है। भले ही मैं कोई भी स्टेट में हूँ, भले ही मैं राजस्थान में हूँ, भले ही मैं महाराष्ट्र में हूँ, डजेंट मैटर, मेरा पैन नंबर पूरे इंडिया में एक ही रहेगा, ठीक है। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होता है, पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, जिसका सेम पैन है, मेरा एक जो एबी का जो पैन है, तो जिस भी स्टेट्स में मैं हूँ, ऑल इंडिया बेसिस पे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा। क्या क्या इंक्लूड होगा? टैक्सेबल सप्लाईज, हाँ। एग्जाम सप्लाईज, हाँ। एक्सपोर्ट में कोई कर रही हूँ, इंक्लूड होगा। कोई इंटर स्टेट सप्लाईज कर रही हूँ तो भी इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या एक्सक्लूड होगा एग्रीगेट टर्नओवर से? अगर कोई सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, ठीक है, कोई भी जीएसटी, कोई भी टैक्स, कोई भी जीएसटी, कोई भी टैक्स, कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे सेस हो, चाहे यूटीजीएसटी हो, दिस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर। ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा आप क्या हटाओगे? वैल्यू ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। मैं हूं कौन? मैं हूं एबी। किसको सप्लाई कर रही हूँ? वीबी को। क्या कर रही हूँ? सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ। कौन सी सर्विस दे रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल जीटीए सर्विस दे रही हूँ। तो अब यहाँ पे जो रिसिपिएंट है, जो रिसिपिएंट है वीबी, ही इज लाइबल, ही इज लाइबल, लाइबल टू व्हाट? लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। तो ये जो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, वैल्यू ऑफ इनवर्ड, वीबी के लिए तो ये इनवर्ड सप्लाईज हो गया ना। तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, मैं सप्लाई कर रही हूँ वीबी को, जहां वीबी को आरसीएम बेसिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना है। तो जब मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट होगा एबी का, तो क्या ये वाली सप्लाई, तो क्या ये वाली सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी? नहीं बनेगी, एक्सक्लूड होगी। जहां वीबी जो रिसिपिएंट है इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। कोई इनवर्ड सप्लाईज है ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, कोई भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, सेस एक्सक्लूड होगा। सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई, मैं जब सप्लाई दे रही हूँ, अगर मैं कोई सप्लाई ले रही हूँ, मैं कोई इनवर्ड सप्लाई ले रही हूँ जहां मुझे आरसीएम पे करना है, तो क्या वो पार्ट बनेगा? नहीं। आउटवर्ड सप्लाईज, भले ही वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, आउटवर्ड सप्लाईज जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22। कौन लोग है जिनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है? आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। कौन? Every supplier of goods or service or both is required to obtain registration in the state or union territory from where he is making a taxable supply, if his aggregate turnover exceeds specified threshold limit in a financial year। ये लोग क्या बोल रहे हैं? हर सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, चाहे गुड्स का हो, चाहे सर्विसेज का हो, चाहे दोनों का हो, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है कोई स्टेट में और एग्रीगेट टर्नओवर उसका प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उस बंदे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट? क्या है? को ये लर्न करनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न दिस, कौन से स्टेट में कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। चाहे आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स का, चाहे सर्विस का, चाहे दोनों का,
सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ बोथ। अगर वो सप्लाई है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसको कैसे याद रखोगे? MMNT। इसको कैसे याद रखोगे? MMNT। एमएमएनटी अगर MMNT में सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, जो भी है, MMNT में अगर सप्लाई हो रहा है तो एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रुपीज है। MMNT क्या है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। नेक्स्ट, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और गुड्स। 20 लाख, हमने देखा 4 स्टेट है जहां 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। कौन से स्टेट? MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। बाकी के जो स्टेट्स है, कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है, कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लर्न है तो ये बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे। MMNT में 10 लाख की लिमिट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना, यहाँ जो लिमिट है, चाहे गुड्स की हो सप्लाई, चाहे सर्विसेज का सप्लाई हो, लिमिट इज 20 लाख रुपीज। और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakh फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस एंड 40 lakh फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ये क्या है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स। जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी के सारे स्टेट्स, अगर यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है या सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीज ही है। लेकिन अगर मैं हूं AB, मैं जम्मू कश्मीर में सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर मैंने किया है तो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपीज है। जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी के सारे स्टेट्स। क्या है? MMNT थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख, चाहे सप्लाई गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी, तेलंगाना, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज, चाहे गुड्स का सप्लाई हो चाहे सर्विसेज का सप्लाई हो। लेकिन जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी के सारे जो स्टेट्स है, अगर यहाँ पे आप इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपीज है। अदरवाइज अगर आप दोनों एक्सक्लूसिवली गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो या फिर गुड्स और सर्विस दोनों कर रहे हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रुपीज है। मैं यहाँ पे आपको एक प्यारा सा ये यहाँ पे चार्ट बना के बताती हूँ। ये जो स्टेट्स है, ये जो 4 स्टेट्स है, इनके लिए क्या, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो या फिर आप सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स दोनों कर रहे हो, दोनों अगर आप कर रहे हो या फिर सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीज है। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली, तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 40 लाख रुपीज है। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? ठीक है। अब इन द फॉलोइंग केसेस एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ 40 लाख इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने देखा कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स इंट्रास्टेट कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो 4 केसेस है यहाँ पे आपको 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर मैडम कौन सी लिमिट? 20 लाख। ठीक है। अगर कोई पर्सन है जिसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है तो ही उसके लिए 40 लाख की लिमिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, bricks of fossil mills or similar siliceous earths, building bricks, earthen और roofing tiles। ये क्या है? ये क्या है? अगर आपको याद होगा तो ये सारे नोटिफाइड प्रोडक्ट्स है।
ये सारे नोटिफाइड प्रोडक्ट्स है। अगर आप नोटिफाइड प्रोडक्ट्स में सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स, 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, 20 लाख की लिमिट ही एप्लीकेबल है। अगर कोई वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो फिर क्या लिमिट, क्या 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख? वॉलंटरी अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो क्या ही लिमिट है। और पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट सप्लाईज इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम वगैरह वगैरह स्पेशल कैटेगरी। अरे सिर्फ इन स्टेट्स में, सिर्फ इन स्टेट्स में और बाकी सारे स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और ऑल अदर स्टेट्स, सिर्फ इन स्टेट्स में अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो 40 लाख की लिमिट है। बाकी स्टेट्स में कर रहे हो तो कोई 40 लाख की लिमिट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। ठीक है, इधर मेनली क्या याद रखना है, इधर मेनली, बाकी सब तो कॉमन सेंस है, मेनली ये याद रखना है कि अगर आप नोटिफाइड प्रोडक्ट्स का सप्लाई कर रहे हो then the limit of 40 lakh is not applicable, आप 20 lakh की ही लिमिट एप्लीकेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव कवर्ड। ठीक है, एवरी पर्सन who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under existing law shall be liable to registered under this act with effect from appointed date। क्या बोल रहे हैं, अगर अगर इस लॉ में, इस मतलब कौन से लॉ में, जीएसटी लॉ में, कोई भी पर्सन है ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द अपॉइंटेड डे, जिस दिन वो पर्सन अपॉइंट किया गया है उसके एक दिन पहले अगर अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है या फिर लाइसेंस होल्ड करता है जीएसटी लॉ में, देन ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, वेयर अ बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ टैक्सेबल पर्सन registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or the successor as the case may be shall be liable to register with effect from date of transfer of succession। क्या है, मैं हूं एबी, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा था, मैंने मेरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया वीबी को। कैसे ट्रांसफर किया, कैसे ट्रांसफर किया, ऐसे बंद करके नहीं, एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न। अगर मैं एबी ने बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न वीबी को ट्रांसफर किया है तो वीबी हियर इज लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वीबी हियर इज लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कब करेगा, ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन, जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया उस दिन वीबी को रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 3। सबसेक्शन 1 क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, सबसेक्शन 3 क्या है, गोइंग कंसर्न वाला। notwithstanding anything contained in subsection 1(3) as the case of transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation, or as the case may be demerger of two or more companies pursuant to order of court, tribunal or otherwise, transferee shall be liable to registered with effect from date on which registrar of company issues a certificate of incorporation for the purpose of this section। Aggregate turnover includes supply made to taxable person whether by his own account or on behalf of his principal। ये लोग क्या बोल रहे हैं, These people are saying कि notwithstanding anything contained in subsection 1 और subsection 3, अगर कोई अमालगमेशन हो रहा है, कोई अमालगमेशन हो रहा है या कोई कंपनी के डीमर्जर हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है या कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है, कोई कोर्ट के ऑर्डर के वजह से, कोई ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से अमालगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है, तो जो सक्सेसर रहेगा, जो सक्सेसर अमालगमेशन के बाद जो कंपनी ने लिया है या डीमर्जर के बाद जो कंपनी अलग अलग हुई है, परसुएंट किसके वजह से, परसुएंट टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अदरवाइज, द ट्रांसफरी शैल बी liable to be registered with effect from date on which ROC issues a certificate of incorporation। जिस दिन ROC ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन ROC ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, उस दिन जो ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफर किया है ट्रांसफरी, उस दिन इट विल बी लाइबल फॉर जीएसटी
रजिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड? इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, तो आरओसी जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा उस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबल है। अगर मैंने खुद से वॉलंटरली ट्रांसफर कर दिया है, तो जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उस दिन सामने वाला बंदा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा। अंडरस्टूड? पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22। हमने देखा कि अगर मैं कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट में, मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस हो रहा है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रिस्पेक्टिवली, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब कुछ केसेस ऐसे हैं, भले ही आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया हो, डजंट मैटर, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। कौन है ऐसे लोग? पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अरे, मैं हूं एबी, ठीक है, मैं कितने भी स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कितने भी स्टेट्स में मैं जो है सप्लाई कर रही हूँ, चाहे वो सप्लाई गुड्स का हो, चाहे वो सप्लाई सर्विस का हो, मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट, मेरा टर्नओवर 50 लाख है, लेकिन मैं हर स्टेट में एक्सक्लूसिवली वो ही सप्लाई कर रही हूँ जो एग्जम्प्ट है, जिसपे टैक्स ही नहीं लगता। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज अगर मैं कर रही हूँ एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली ओनली, सिर्फ, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है? और कौन है? कोई अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? सिर्फ ये जो है, दिस विल बी एग्रीकल्चरिस्ट, इनके अलावा कोई एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माना जाएगा। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जितना वो लैंड कल्टीवेट करके, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड कल्टीवेट करके जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोड्यूस को अगर वो सप्लाई कर रहा है, तो उतना उतना उसको, उतना पार्ट जो है, अगर सिर्फ उतना पार्ट है, देन द सच एग्रीकल्चरिस्ट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, अगर कोई सिर्फ आरसीएम में ही सप्लाई कर रहा है, मैं हूं एबी, मेरे जितने भी सप्लाईज है सारे आरसीएम पे है, तो हमने पहले ऊपर ही देखा एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सक्लूड होता है क्या? ऑल द सप्लाईज, इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच आरसीएम इज पेएबल बाय द रिसिपिएंट। However, nothing contained in this notification shall apply to person engaged in supply of metal scrap, metal scrap। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका अमेंडमेंट का पार्ट है, ये आपका अमेंडमेंट का पार्ट है। अगर कोई आरसीएम, पर्टिकुलरली आरसीएम सप्लाई कर रहा है, अरे सब जब टैक्स जो है वो सामने वाले को देना है, रेसिपिएंट को, मैं क्यों जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूं? मेरे को टैक्स ही नहीं देना है। लेकिन अगर मैं मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रही हूँ, देन आई हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है? पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख रुपीज, थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है आपकी? 20 लाख रुपए। अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देखो यहाँ पे ना गुड्स नहीं इंक्लूड किया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस ओनली सर्विस, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ अप टू 20 लाख रुपीज, मुझे जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स टू 20 लाख रुपीज, क्या है? अगर मैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, भले नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई टू टू 20 लाख रुपीज, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी नहीं है। सीटीपी कौन होते? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स टू 20 लाख रुपीज। और ये जो लिमिट्स है ना, ये जो लिमिट्स है, ये 10 लाख हो जाती है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ एमएमएनटी। ठीक है? जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर वो नोटिफाइड प्रोडक्ट्स का, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है।
ठीक है। अगर कोई पर्सन है मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन स्पेसिफाइड अंडर 9(5) with aggregate turnover of 20 lakh or 10 lakh in case of MMNT in a financial year, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख रुपीस क्रॉस नहीं हुआ है, ही इज नॉट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विथ एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट ऑफ threshold limit are exempted from obtaining registration subject to following conditions। important बातें हैं। ऊपर देखा ऊपर क्या देखा, सर्विस आप दे रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, नीचे क्या है, इंट्रा विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस है, आप कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करोगे। सेकेंड, आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन और स्टेट यूनियन टेरिटरी नहीं करोगे, मतलब एक स्टेट में ही कर सकते हो। अगर महाराष्ट्र में हो, सिर्फ महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही कर सकते हो। एक से ज्यादा स्टेट या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी में कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव पैन इशूड, उनके पास पैन रहना चाहिए, पैन नहीं है तो फिर नहीं। Such person shall before making any supply of goods through ECO declare on common portal। उनको जो जीएसटी पोर्टल है उधर उनका पैन नंबर, trace of their place of business और state or union territory in which person seeks to make supply, प्लेस ऑफ बिजनेस, पैन नंबर और स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे वो सप्लाई करने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन उनको जीएसटी पोर्टल पे डालनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। ठीक है। फिर such persons have been generated an enrollment number on common portal on successful validation of PAN declared above। जब उन्होंने पैन डिक्लेयर किया पोर्टल पे, उसके बाद एक वैलिड उनको एनरोलमेंट नंबर जो है वो ग्रांट किया रहना चाहिए, so that they become exempt from GST registration। Such person shall not be granted more than one enrollment number in a state or union territory। एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में एक ही एनरोलमेंट नंबर रहना चाहिए। ठीक है। नो सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू इको अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर। वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में एक ही एनरोलमेंट नंबर रहना चाहिए। ठीक है। जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता आप सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करना चाहिए। When such person are subsequently granted registration under section 25, enrollment number shall cease to be valid। आगे चल के अगर कोई ये ऐसे पर्सन है, कौन कौन, जो पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर इनका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, इनको आगे चल के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, तो उनका जो एनरोलमेंट नंबर दिया गया है वो एनरोलमेंट नंबर कैंसल कर मान लिया जाएगा, एनरोलमेंट नंबर सीज मान लिया जाएगा। ठीक है। और कौन है जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, लाइबिलिटी टू रजिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट एज पर एपीएमसी फॉर सेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एपीएमसी होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इनके जो कमीशन एजेंट होते हैं, ये कमीशन एजेंट क्या करते हैं, ये लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं और बेचते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कमीशन एजेंट एपीएमसी कमेटी के। तो इन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। The requirement of commission agent in such cases have been examined and clarified as follows। This you can read। हमने देखा कौन कौन से लोग हैं जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कौन, जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है। उसके अलावा अगर कोई कल्टीवेशन ऑफ लैंड करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर कोई सिर्फ आरसीएम वाली सर्विसेज दे रहा है
तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। लेकिन अगर वो मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख रुपीज, मतलब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है 20 लाख का या 10 लाख का, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स कर रहा है 20 लाख रुपीज या फिर 10 लाख रुपीज, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स का थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर का क्रॉस नहीं हो रहा है क्या। ठीक है। और जो एपीएमसी कमेटी के कमीशन एजेंट्स होते हैं जो सेल बाय करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नॉट मैंडेटरी। अब हम देखेंगे किसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हमने देखा अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो गुड्स का चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस का, और आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर देता है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है, भले ही आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हुआ नहीं हो, स्टिल स्टिल आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दिस मीन्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 24। एक एक पढ़ते, ठीक है। अगर कोई कोई पर्सन है जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, मैं हूं एबी महाराष्ट्र में, ठीक है, मैंने इंटर स्टेट कोई और स्टेट में, सपोज मैंने गुजरात में कोई टैक्सेबल सप्लाई की, however following category of person are not required to register till threshold limit of 10 लाख 20 लाख। देखो, एबी ने सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस की महाराष्ट्र से गुजरात में, ठीक है। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई मैंने कर दिया है। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, भले ही मेरा टर्नओवर कुछ भी हो, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। देखो, पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई भले ही गुड्स का हो भले ही सर्विस का हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई टैक्सेबल सर्विसेज है या कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको कितने इजीली बता देती हूँ। देखो, टैक्सेबल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इंटरस्टेट 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 टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नो डाउट आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। लेकिन अब देखते हैं एक्सेप्शंस। अगर मैं टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस पे ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो देन ओनली यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। या फिर गुड्स में से भी क्या हटा दिया, अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो कोई नोटिफाइड गुड्स का, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। देखो, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स इंटरस्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट मैंडेटरी, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स नॉट मैंडेटरी। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सॉरी, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई सीटीपी है जो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स का टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है,
तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। एलिजिबल फॉर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख थ्रेशोल्ड। सिमिलरली अगर कोई एनआरटीपी है जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली लेना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई पर्सन है हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, however person exclusively in making outward supplies tax on which to be paid reverse charge are exempt from registration। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हूं कौन? मैं हूं एबी। ठीक है, मैं हूं एबी। मैंने सप्लाई किया वीबी को। अब वीबी को आरसीएम लायबल है। मैंने जो सप्लाई किया उस सप्लाई पे रिसिपिएंट को आरसीएम पे करना है। तो अब यहाँ पे वीबी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको टैक्स पे करना है ना, आरसीएम रिवर्स चार्ज, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही वीबी का थ्रेशोल्ड लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी है। अंडरस्टूड। कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हमने देखा था सेक्शन नंबर 9 में, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है, कब नहीं लेना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख एंड 10 लाख इन एमएमएनटी इज अवेलेबल अगर सप्लायर सप्लाइंग सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हो रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है, और द थ्रेशोल्ड लिमिट इज अवेलेबल टू पर्सन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई किया जा रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, किसका इंट्रास्टेट गुड्स? इंट्रा विद इन स्टेट गुड्स सप्लाई कर रहे हो इको के थ्रू, देन थ्रेशोल्ड लिमिट इज एप्लीकेबल, मैंडेटरीली रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है, जिनको टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? हमने देखा था कुछ नोटिफाइड पर्सन थे, कुछ नोटिफाइड लोग थे, उसके अलावा सी जी एस जी, लोकल अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है, ये लोग जो है टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना पड़ता है। नेक्स्ट, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एज एन एजेंट और अदरवाइज। मेरे बिहाफ पे अगर वीबी ने सप्लाई किया है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, तो वीबी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक ठीक है। जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो ओएडार ऑनलाइन गेमिंग वाली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और एनी अदर पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अगर कल उठ के गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये स्पेसिफिक पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो है उसे फिर लेना पड़ेगा। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, सेक्शन नंबर 22। किसको लेना ही नहीं पड़ता है, सेक्शन नंबर 23। और फिर हमने देखा सेक्शन नंबर 24, जिसको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट आपका कुछ भी हो। ठीक है। अब एक ना प्रोसीजर है सेक्शन नंबर 25 में, प्रोसीजर दी गई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। दिस यू कैन रीड कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाएगा, वो प्रोसीजर दी गई है। देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भले ही काम आता हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप सिर्फ इस प्रोसीजर को पढ़ लोगे देन यू विल गेट एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। बस आपको एक बार या दो बार पढ़ना पड़ेगा, और कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वो बता देती हूँ कि जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो, इस पे एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, केस स्टडी बनती है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता रही हूँ, रिवीजन लेक्चर में हो आप। ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाती है? Where the applicant submits application for registration within 30 days from date he become liable to registration. I will show you. मैं कौन हूँ? एबी। एक मिनट रुको, ये बताती हूँ आपको। मैं कौन हूँ? एबी। ठीक है। अब आज क्या तारीख है? 21 मई 2026। आज मेरा जो टर्नओवर लिमिट है
टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की जो मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो गई, तो मुझे 21 मई को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आज मैंने सपोज जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, या फिर मैंने विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, आप जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, आपको उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर विद इन 30 डेज मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो डेट ऑन विच पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने विद इन 30 डेज एप्लीकेशन किया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज, तो कब किया? आज किया। सॉरी, कब लाइबल हुई थी मैं? आज लाइबल हुई थी। देखो, मैं फिर से बता देती हूँ, 21 मई 2026 को मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गई। ठीक है, विद इन 30 डेज मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैंने विद इन 30 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर दिया, तो 21 में मतलब जब मैं लाइबल हुई वो डेट ही आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। लेकिन अगर मैंने विद इन 30 डेज नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई, विद इन 30 डेज नहीं किया, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, जिस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन मिला, वो जो डेट रहेगी, वो जो डेट रहेगी, वो डेट मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान ली जाएगी। देखो, अगर मैंने विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन किया, तो डेट ऑन विच पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आफ्टर 30 डेज किया, जब भी मैं लाइबल हुई तब से आफ्टर 30 डेज किया, तो जब रजिस्ट्रेशन मिला वो तारीख जो है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लोगे। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 26 आपको बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये लोग मान लेंगे रजिस्ट्रेशन। द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर SGST एक्ट और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट शैल बी deemed to be grant of registration or unique identification number condition that application under registration has not been rejected। क्या बोल रहे हैं? आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है वो तो स्टेट वाइज लेना है, पता है। तो सपोज मैंने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लिया, तो ये लोग मान लेंगे कि ये जो है आपने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सीजीएसटी जो है, सीजीएसटी एक्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपने महाराष्ट्र में लिया मतलब एसजीएसटी एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया अगर, तो ये लोग मान लेंगे कि सीजीएसटी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन हो ही गया है। ठीक है, द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईएन अंडर एसजीएसटी shall be deemed to be rejection of registration under this act, मतलब सीजीएसटी एक्ट। जैसे मैंने लिया तो मान लिया सीजीएसटी में भी ले लिया है, वैसे अगर मेरा एसजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ कोई कारण से, तो मान लेंगे सीजीएसटी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सीटीपी एनआरटीपी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। पहले देखते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता क्या है। द सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज अ पर्सन who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or service or both in the course or furtherance of business, whether as principal agent or any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business. Further, he cannot exercise option to pay tax under कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या है सीटीपी? कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो ओकेजनली जो है ट्रांजैक्शंस करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, ओकेजनली। उसका कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या? कोई स्टेट, कोई यूनियन टेरिटरी, कोई जगह पे नहीं। ओकेजनली वो बिना कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। ठीक है, क्या सीटीपी कॉम्पोजिशन लेवी में टैक्स पे कर सकता है? क्या वो कॉम्पोजिशन लेवी ऑप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है? who occasionally undertake transaction involving supply of goods service or both, whether as a principal or agent in other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India।
ही कैन नॉट एक्सरसाइज कॉम्पोजिशन लेवी। ये सीटीपी का जिस स्टेट में या जिस यूनियन टेरिटरी में वो ओकेजनली सप्लाई कर रहा है, उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी में उसका जो है प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन कोई और स्टेट या कोई और यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसका इंडिया में ही कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, या वो रेसिडेंस ही नहीं है उसकी इंडिया में, ही इज एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो ओकेजनली बिजनेस कर रहा है इंडिया में। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नहीं पर करेगा ना, सीटीपी एनआरटीपी जो है सेक्शन नंबर 27, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू सीटीपी और एनआरटीपी, it will be valid for the period specified in registration or 90 days, which is extendable for further 90 days with effective date of registration whichever is earlier, and such person shall make taxable supplies on or after certificate of registration। सीटीपी और एनआरटीपी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तब से लेके 90 डेज तक, 90 डेज तक इनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है। 90 दिनों तक ये बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जो 90 दिन है ये अगर चाहे तो फर्दर 90 डेज से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और जब इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला, जब इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला विद इन 90 डेज ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला उसके बाद ही ये लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कोई सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इनको एक एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एस्टिमेट करके पे करना पड़ेगा। सीटीपी एनआरटीपी को एडवांस में ही जीएसटी लाइबिलिटी एस्टिमेट करके पे करना होता है। ठीक है, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन सबसेक्शन 2 shall be credited to cash ledger of such person, उनके ई कैश लेजर में वो दिख जाएगा। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 28, except for changes in some core information in the registration, taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval। कोर इन्फॉर्मेशन में अगर कोई चेंजेस करनी है तो अप्रूवल लगती है, अदरवाइज अगर मुझे कोई अमेंडमेंट करनी है तो मेरे रजिस्ट्रेशन में मैं कर सकती हूँ। इन केस ऑफ चेंजेस इन कोर फील्ड्स में मुझे चेंजेस करना है, अमेंडमेंट अप्लाई करूंगे मैं विद इन 15 डेज ऑफ इवेंट नेसेसिटिंग द चेंजेस। जिस दिन मुझे ऐसा नेसेसरी लगा कि मुझे मेरी कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करनी है तो उसके 15 दिनों में मुझे उसको करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन कोर फील्ड है तो कोई अप्रूवल तो लगती ही नहीं है, एंड इफेक्टेड ऑन हिज ओन कॉमन पोर्टल, वो खुद से कर सकता है। कोर फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोर एरियाज क्या होते हैं और नॉन कोर एरियाज क्या होते हैं। देखो, एक रजिस्टर्ड पर्सन है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर है, इनके जो कोर एरियाज है सबमिशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन का 15 दिनों में जीएसटी पोर्टल पे। प्रॉपर ऑफिसर के पास इज पीओ ओपिनियन दैट अमेंडमेंट इज अनवारंटेड, डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड आर इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। पीओ को सब कुछ अगर सही लगता है तो क्या, अगर नहीं लगता है तो क्या। अगर पीओ को सब कुछ सही नहीं लगा तो परमिशन टू बी ग्रांटेड विद इन नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिनों में परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। और अगर उसको सब कुछ सही लगा विद इन 15 वर्किंग डेज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन वो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसको सब कुछ सही नहीं लगा तो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिर से अमेंड करना पड़ेगा। PO will serve SCN why application for amendment should not be rejected if registered person replies to notice within 7 working days। अगर शो कॉज नोटिस 7 दिनों में कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन ने रिप्लाई और रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो विद इन 15 वर्किंग डेज रिसीट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो एप्लीकेशन जो अमेंडमेंट का है वो आपका रिजेक्ट किया जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। ये एक छोटा सा चार्ट है जो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली ध्यान में आ जाएगा। कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन में अमेंडमेंट करना है तो ही आपको अप्रूवल लेनी है। नॉन कोर फील्ड तो आप वैसे ही चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
लीगल नेम ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस का लीगल नेम है वो, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपको एड्रेस चेंज करना है बिजनेस का या प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है दूसरा, वो आपका कोर फील्ड माना जाएगा। एडिशन, डिलीशन, रिटायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ये जो बड़े लेवल के लोग हैं, सीईओ, पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये जो बड़े लेवल के लोग हैं, अगर अगर इन लोगों में कोई ऐड हो रहा है या इन लोगों में से कोई हट रहा है, एडिशन या डिलीशन हो रहा है, तो ये कोर फील्ड में माना जाएगा, अगर इनका अमेंडमेंट आपको करना है तो। Change of these two particulars shall be applicable for all registration of be obtained under provision of chapter of same पैन। पर जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने भी स्टेट में आपके हो, अगर कोर फील्ड में आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, सारे की सारे चेंजेस आपके सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई हो जाएंगे। मोबाइल नंबर, email address of authorized signatory can be amended only after online verification through GST पोर्टल। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन तो ही अमेंड हो सकते हैं, उसके अलावा अमेंड नहीं हो सकते हैं। ओके, अब कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, कब कैंसिल किया जा सकता है, कब सस्पेंड किया जाता है और कब रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन हो सकता है। सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 30। पहले देखेंगे कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप वॉलेंटरी कैंसिल कर सकते हो, हाँ। सुमोटो कैंसलेशन बाय डिपार्टमेंट, आप किया या डिपार्टमेंट ने किया। आप कब कर सकते हो, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल मर गया, या फिर लीगल हायर कैन अप्लाई फॉर कैंसलेशन। ठीक है, अगर वेयर कर, और सुमोटो कैंसलेशन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, जब जो पीओ है, प्रॉपर ऑफिसर है, उसको लगा कि जो पर्सन लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसका लिया हुआ है, इज लाइबल फॉर कैंसलेशन इन व्यू ऑफ सर्टेन डिफॉल्ट्स, फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट डूइंग बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा तो वो कैंसिल कर देगा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कब कब कौन सी केसेस है जहां वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन बिलो। A registered person has not filed return for specified continuous tax period. Refer H and I below. ये देखो, आप ये सब पढ़ सकते हो, ये सब पढ़ सकते हो, कब आपको जो है प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ पढ़ना है, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखने को मिल जाए कि कब पीओ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यू मस्ट रीड ऑल दिस। मैंने बस बता दिया कि वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर पीओ करेगा। कब करेगा, यू कैन रीड इट, दिस इज रिविजन लेक्चर और ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है लेक्चर, 1 घंटे के आसपास जा रहा है। कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इट्स ओन और बाय डिपार्टमेंट, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो कैंसिल खुद से करेगा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है तो खुद से करेगा, टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्ट्रेशन, उसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, कम हो गया है टर्नओवर, तो वो खुद से कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है। और वो कब डिपार्टमेंट कब करेगा वो भी दिया है। प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन नॉट मच इंपॉर्टेंट, यू कैन रीड इट। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, आपको अगर लग रहा है कि आपका कैंसिलेशन जो प्रॉपर ऑफिसर ने किया है वो सही नहीं है, तो आप पीओ के पास जाके रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन भी, उसके लिए भी आप कैंसिलेशन आपका रिवोक करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर सेकेंड केस, प्रॉपर ऑफिसर को उसकी गलती नजर आ गई, उसको ऐसा लगा कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन इसका कैंसिल किया है ये गलती से हुआ है, तो पीओ भी आपका जो कैंसिलेशन है वो रिवोक कर सकता है, वापिस ले सकता है। ठीक है, this finishes your revision of चैप्टर रजिस्ट्रेशन। देखो, जो इम्पोर्टेंट है, कौन लाइबल है, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है और कौन लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, किसको मैंडेटरीली लेना ही है भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी हो,
कौन ऐसा है जिसको आपका थ्रेशोल्ड कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन लाइबल ही नहीं है, ये सारी बातें जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्रोसीजरल पार्ट है या जो कैंसलेशन वाला पार्ट है, सब प्रोसीजरल पार्ट है। दिस यू कैन रीड एज पर रिवीजन लेक्चर। मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। बाय बाय।